नमस्कार। आज हम सादत हसन मंटो की एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। नया कानून। हाँ, नया कानून। ये कहानी है मंगू नाम के एक तांगे वाले की। उसे कहीं से खबर लगती है कि 1 अप्रैल से देश में एक नया कानून आने वाला है। और उसे लगता है कि बस अब सब कुछ बदल जाएगा। खास तौर पर अंग्रेजों का जो राज है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि एक आम आदमी के लिए आज़ादी के या कह सकते हैं कानून के क्या मायने होते हैं। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये उस दौर की उम्मीदों और एक तरह से उस दौर की उलझन को दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है उस्ताद मंगू से, एक अनपढ़ तांगे वाला। हाँ, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। लेकिन अपने अड्डे पर, मतलब तांगे वालों के अड्डे पर, उसे सब बहुत अक्लमंद, बहुत ज्ञानी समझते हैं। सही बात है। और वो ज्ञान आता कहाँ से है? उसकी सवारियों से। वो सवारियों की बातें सुनता है और फिर उन्हें अपने अंदाज में अड्डे पर बताता है। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है कहानी में, स्पेन की लड़ाई का। हाँ, बिल्कुल। उसने एक सवारी से सुना कि स्पेन में कुछ गड़बड़ चल रही है। बस उसने अपने दोस्त गामा चौधरी से जाके भविष्यवाणी कर दी। क्या कहा उसने? कहा, देख लेना गामा, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। और गामा ने पूछ लिया होगा कि ये स्पेन है कहाँ? वही तो। और मंगू का आत्मविश्वास देखिए। कहता है, विलायत में, और कहाँ। हाँ। और कमाल तो ये हुआ कि जंग सच में छिड़ गई। हाँ। बस उस एक तुक्के ने उसे अड्डे का विचारक बना दिया। सब मानने लगे कि उस्ताद मंगू को सब पता है। और ये छोटी सी घटना ये मंगू के किरदार को पूरी तरह से स्थापित कर देती है। वो दुनिया को अपनी सुनी सुनाई बातों और अपनी कल्पनाओं के चश्मे से ही देखता है। बिल्कुल। उसकी सोच भी बड़ी दिलचस्प है। जैसे वो हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह। हाँ, वो मानता था कि अकबर बादशाह को किसी पीर ने श्राप दिया था। सोचिए, उसकी दुनिया कितनी सरल है। लेकिन एक चीज है जो सरल नहीं है, और वो है उसकी अंग्रेजों से नफरत। और मंटो यहाँ कमाल का काम करते हैं। वो इस नफरत को किसी बड़े राजनीतिक सिद्धांत से नहीं जोड़ते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नफरत बहुत ही निजी है, बहुत व्यक्तिगत है। इसकी वजह है छावनी के गोरे सिपाहियों का बर्ताव। कहानी में लिखा है कि वो मंगू से ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है। ये बहुत सख्त शब्द है। बहुत। और वो जो वर्णन है उनके चेहरों का, मंगू कहता है उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल-गल कर झड़ रही हो। उफ, ये घिन की हद है। ये सिर्फ राजनीतिक नफरत नहीं है, ये एक शारीरिक स्तर की घृणा है। और जब भी किसी गोरे से उसका झगड़ा होता वो दिन भर सुलगता रहता, शाम को अड्डे पर आकर अपनी सारी भड़ास निकालता। और हर भड़ास का अंत एक ही उम्मीद पर होता था। हाँ, कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले। उसके लिए कानून का मतलब संविधान नहीं था। उसके लिए कानून का मतलब था इज्जत, जुल्म का अंत। और फिर एक दिन उसे लगता है कि उसकी ये दुआ कबूल हो गई। हाँ, यहीं से कहानी का असल मोड़ आता है। वो कचहरी से 2 मारवाड़ी सेठों को अपने तांगे पर बिठाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और मंगू के कान खड़े हो जाते हैं। एक सेठ दूसरे से कहता है, सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। और मंगू के लिए बस यही शब्द काफी थे, नया कानून और आजादी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो घोड़ा उससे हमेशा गालियां ही खाता था, उस दिन वो उसकी पीठ थपथपा कर कहता है, चल बेटा, जरा हवा से बातें करके दिखाई दे। हाँ, ये जो खुशी है ये इतनी निजी है, इतनी सच्ची है, वो बेचैन हो जाता है ये खबर किसी को सुनाने के लिए। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा है कि अब इन सफेद चूहों मतलब गोरों की थूथनियां हमेशा के लिए बिलों में गायब हो जाएंगी। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये नया कानून असल में था क्या। बिल्कुल, ये असल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा और बहुत पेचीदा कानूनी दस्तावेज था। तो ये वो आजादी नहीं थी जो मंगू सोच रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे प्रांतों को थोड़ी और स्वायत्ता तो मिली, लेकिन असल कंट्रोल जैसे डिफेंस और विदेशी मामले वो सब तो वाइसरॉय के हाथ में ही थे। ये एक राजनीतिक सुधार था, क्रांति नहीं। लेकिन मंगू के लिए तो ये क्रांति ही थी। हाँ, उसके कानों में तो सिर्फ आजादी शब्द पड़ा। और फिर वो अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करने लगता है। उसे लगता है कि यह सब रूस वाले बादशाह की वजह से हो रहा है। हाँ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि रूस में गरीबों का राज है, तो वो हर खबर को इससे जोड़ने लगता है। पेशावर में जो सुर्खपोशों की तहरीक चल रही थी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान का आंदोलन। हाँ, उसे भी वो नए कानून से जोड़ लेता है। कहीं बम बनाने वाले पकड़े गए तो उसे लगता है ये भी नए कानून का ही संकेत है। इसे एक तरह से कन्फर्मेशन बायस कहते हैं।
वो सिर्फ वही सुनता और समझता है जो उसके उम्मीद को और पक्का करे। यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प वाकया होता है। वो बैरिस्टर वाला? हाँ, वही। एक बार उसके तांगे में दो बैरिस्टर बैठते हैं और वो इसी नए एक्ट के फेडरेशन वाले हिस्से पर अंग्रेजी में बहस कर रहे होते हैं। और ये फेडरेशन का आइडिया उस वक्त बहुत चर्चा में था। मतलब भारत की ब्रिटिश रियासतों और रजवाड़ों को मिला के एक संघ बनाने की बात थी। बहुत पेचीदा मामला था। जाहिर है मंगू को ये सब तो समझ नहीं आता। उसे बस इतना समझ आता है कि ये दोनों नए कानून की बुराई कर रहे हैं। और वो मनी मन क्या सोचता है? वो उन्हें टूडी बच्चा कहकर खारिज कर देता है, मतलब निकम्मे। ये बात बहुत गहरी है ना। जिस कानून से मंगू को इतनी उम्मीदें हैं, उसकी असलियत इतनी मुश्किल भाषा में है कि वो उसे समझ ही नहीं सकता। एक दीवार है कानून बनाने वालों और आम आदमी के बीच में। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट जब वो कॉलेज के 3 छात्रों को सुनता है तो उसका यकीन और पक्का हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो छात्र बात कर रहे थे कि नए कानून से हजारों नौकरियां निकलेंगी। अब ये बात मंगू को समझ आती है। क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक रोजमर्रा की जिंदगी से है। उसके लिए नया कानून कोई दस्तावेज नहीं है, वो एक नई चमकदार चीज है। मंटो ने यहाँ बहुत खूबसूरत तुलना की है। हाँ, उसके घोड़े के नए साज से, जिस पर पीतल की कीलें शुरू में सोने की तरह चमकती हैं, पर बाद में अपनी असलियत पर आ जाती हैं। पीतल की ही रहती हैं। ये आने वाले मोहभंग का एक साफ इशारा है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। 31 मार्च की रात गुजरती है और 1 अप्रैल की सुबह होती है। मंगू रोज से भी पहले उठ जाता है। बहुत खुश है। उसने खास इस दिन के लिए अपने घोड़े के लिए 14.5 आने की एक नई रंग बिरंगी कलगी खरीदी है। ये कलगी खरीदना भी एक प्रतीक है। वो इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है, इसे मनाना चाहता है। वो तांगा लेकर शहर का चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कुछ भी नया नहीं दिखता। सब कुछ पहले जैसा। वही सड़कें, वही दुकानें, वही लोग। उसकी आंखें तरस रही हैं कुछ नया देखने को, कोई जश्न, कोई नया रंग, पर कुछ नहीं। वो खुद को तसल्ली देता है। हाँ, कहता है अभी बहुत सवेरा है। हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। वो नए कानून को एक जुलूस की तरह, एक परेड की तरह देखना चाहता है, जैसे गांधी जी या नेहरू जी के जुलूस निकलते थे। उसके लिए बदलाव का मतलब एक दिखाई देने वाली घटना है, किसी दफ्तर की फाइल पर हुआ दस्तखत नहीं। कानून की जो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रकृति है, वो उसकी समझ से बाहर है। और फिर आखिरकार उसे एक सवारी मिलती है, छावनी की। एक गोरा। हाँ, मंगू को गोरों से नफरत तो थी, पर वो सोचता है कि कलगी पर जो पैसे खर्च हुए हैं वो इसी की जेब से वसूलने चाहिए। एक बहुत यथार्थवादी सोच है। लेकिन जैसे ही गोरा तांगे के पास आता है, मंगू से पहचान लेता है। ये वही गोरा था। हाँ, ये वही आदमी था जिससे पिछले साल उसकी बड़ी झड़प हुई थी और मंगू को बहुत जिल्लत सहनी पड़ी थी। उस वक्त वो चुप रह गया था, क्योंकि उसे पता था कि कानून हमेशा गोरे का ही साथ देगा। लेकिन आज, हाँ, आज 1 अप्रैल है। मंगू के दिमाग में नया कानून लागू हो चुका है। पुराना कानून जिसमें गोरा हमेशा सही होता था, वो खत्म हो चुका है। अब मंगू के अंदर उसका अपना कानून है। बिल्कुल, और ये उसके अंदाज में साफ झलकता है। वो बड़े तन से पूछता है, साहब बहादुर, कहाँ जाना मांगता है? गोरे ने कहा, हीरो मंडी। मंगू ने जवाब दिया, किराया 5 रुपए होगा। 5 रुपए? उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। ये सिर्फ ज्यादा किराया मांगना नहीं है, ये सत्ता को उलटने की कोशिश है। वो उस गोरे को उसकी हैसियत बता रहा है कि अब तुम्हारे दिन गए। गोरा हैरान होकर चिल्लाता है, 5 रुपए? और मंगू का लहजा और सख्त हो जाता है। कहता है, क्यों, जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? गोरे ने अपनी छड़ी से उसे नीचे उतरने का इशारा किया और बस। मंगू का सब्र का बांध टूट गया। उसने एक जोरदार घूसा गोरे की ठड्डी पर जड़ दिया। अपने सालों के अपमान को पीट रहा था। हाँ, और वो चिल्ला भी तो यही रहा था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूं। उसके लिए ये सोचना भी नामुमकिन था कि नए कानून के दिन भी कोई गोरा वही पुराना रौब दिखा सकता है। उसके लिए तो एक नया युग शुरू हो चुका है। देखते ही देखते भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस के 2 सिपाही आते हैं, बड़ी मुश्किल से गोरे को छुड़ाते हैं। और मंगू सिपाहियों के बीच खड़ा है, हाँप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक जीत का नशा है। वो भीड़ से कहता है, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। वो एक हीरो की तरह महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है उसने इतिहास बदल दिया है। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है, और रास्ते भर थाने के अंदर भी वो बस एक ही रट लगाया रहता है, नया कानून, नया कानून। वो डरा हुआ नहीं है, उसे पूरा यकीन है कि वो सही है, क्योंकि आज से तो नया कानून है। और उसका यही विश्वास इस कहानी को इतना दुखद, इतना त्रासद बना देता है। और कहानी का अंत होता है उन शब्दों से जब एक सिपाही उससे कहता है, नया कानून?
नया कानून? क्या बक रहे हो? कानून वही है पुराना। और उसे हवालात में बंद कर दिया जाता है। और इसी एक वाक्य के साथ मंगू की पूरी दुनिया, उसकी सारी उम्मीदें, उसका जश्न, सब कुछ ढह जाता है। 1 अप्रैल का दिन उसके लिए सच में अप्रैल फूल का दिन बन जाता है। तो मंगू की जो उम्मीद थी, उसका अंत एक अंधेरी कोठरी में होता है। उसकी नज़र में नया कानून अपमान का बदला लेने का हक था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि कागज पर कानून बदलने से जमीन पर सत्ता का ढांचा और लोगों का दिमाग वो रातों रात नहीं बदलता। बिल्कुल। और मंगू का किरदार एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। वो उन करोड़ों लोगों का प्रतीक है जिनके लिए बड़े बड़े राजनीतिक बदलावों का मतलब बहुत सीधा और निजी होता है। सही बात है। उनके लिए इंडिया एक्ट या फेडरेशन इन शब्दों का कोई मतलब नहीं। उनके लिए बदलाव का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में इज्जत मिलना, बराबरी का हक मिलना। मंगू की त्रासदी यही है कि वो एक अमूर्त राजनीतिक बदलाव को अपनी ठोस निजी हकीकत पर लागू करने की कोशिश करता है और मुंह ही खाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून असल में है क्या? क्या वो सिर्फ किताब में लिखे शब्द है या लोगों का रोजमर्रा का अनुभव? और यही हम आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। जब भी कोई नया कानून या कोई नया सिस्टम आता है, चाहे वो आज के दौर में ही क्यों ना हो, तो क्या वो सच में उन लोगों तक पहुंच पाता है जिनके लिए उसे बनाया गया है? या फिर मंगू की तरह आम आदमी की हकीकत आज भी कहीं ना कहीं पुराने कानून के तहत ही चलती रहती है?